अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद अंसारी है और मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ। तकरीबन 8 साल से बिज़नेस के डिफरेंट मैटर्स में और रजिस्ट्रेशन में और एनजीओ कंसल्टेंसी में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी एक फ़र्म इस्टेब्लिश्ड है जो कि बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें एनजीओ रजिस्ट्रेशन भी बहुत अहम है। मोस्टली बहुत सारे सवालात आते रहे हैं हमारे पास एनजीओ रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो हमने हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना एक कम्प्रीहेंसिव एनजीओ के हवाले से वीडियोस बनाई जाए। पूरे पाकिस्तान में जो है बहुत सारे कम लोग हैं जो कि एनजीओ के हवाले से जानते हैं, रजिस्ट्रेशन के हवाले से जानते हैं, या उनकी कोई कंटेंट जो है वो आपको इंटरनेट पे मिलेगा। तो हमने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो एनजीओ की हम जस्ट स्टार्ट लेते हैं। हम कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अभी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि सिंध के अंदर स्पेशली बहुत कम लोग हैं जो कि इसके हवाले से कोई कंटेंट भी बनाते हैं और आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर होनी चाहिए ताकि आपके लिए ईजी हो डिसीजन मेकिंग और काम करना भी ईजी रहे। आज का कंटेंट क्या है, हम स्पेसिफिकली एनजीओ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टाइप्स एनजीओ की आपके पास कितनी है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और उसमें टाइम कितना लगता है, रिक्वायरमेंट क्या है, और एनजीओ का एनटीएन कैसे बनता है, एनजीओ का बैंक अकाउंट जो कि बहुत अहम है। बहुत सारी एनजीओ के अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाती है और उसके बाद लेकिन उनका बैंक अकाउंट नहीं खुलता। नेक्स्ट फेज़ में हम आपके पास आएंगे एनजीओ की कैंसिलेशन कैसे होती है, रिन्यूअल कैसे होता है, री रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, और उसके बाद जो अहम बात है जो कि एक्ट 2020 के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, तो चैरिटी कमीशन में रजिस्ट्रेशन कैसी होती है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे टाइप्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 4 टाइप्स बता देता हूं। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे लेवल पे एनजीओ रजिस्टर होते हैं, लेकिन वो कंसीडर नहीं है या हमारी इन्फॉर्मेशन में नहीं है या फिर एक्टिव नहीं है। इसको सर अभी आप समझिएगा कि 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें पहली टाइप को सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, जिसका एक्ट 1961 है। दूसरा जो है सोसाइटी एक्ट है जो 1860 है। तीसरा ट्रस्ट एक्ट है जो कि पहले होता था 1882, और अभी करंटली जो है वो 2020 एक्ट ट्रस्ट का आ चुका है। अच्छा, उसके बाद एससीसीपी में रजिस्ट्रेशन होती है जिसको एनपीओ कहते हैं। एनजीओ और एनपीओ दोनों में मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन जो एससीसीपी में रजिस्ट्रेशन होती है 2017 एक्ट के तहत सेक्शन 42 के तहत उसको एनपीओ कहा जाता है। तो ये अभी हमने आपको कुछ टाइप्स बता दी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए रिक्वायरमेंट जो होती है वो 10 से 15 मेंबरान होते हैं, और 10 से 15 मेंबरान के सीएनआईसी चाहिए होते हैं। सबसे पहले नेम अप्रूवल के लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके विद मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाकर बॉडीज़ के वो हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। उसके बाद नेम अप्रूवल आ जाता है विदिन 3 डेज़। जब आपका नेम अप्रूवल आ जाता है देन आपको फॉर्मली उसके डॉक्यूमेंट बनते हैं। वो डॉक्यूमेंट 8 सेट होते हैं, वो सेट अप्रूव होते हैं पहले। उसके बाद फिर ऑफिशियल्स उनको भेज देते हैं अपने कंसर्न डिपार्टमेंट। जैसे ही कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाता है तो आपका ऑफिस विज़िट होता है। अब आपका सवाल ये होता है कि तो हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है तो हम किस तरह चलें। ये मोस्टली घर से ही स्टार्ट होता है। आपको दूसरा सवाल का जवाब जो मेरे पास अक्सर पूछते हैं लोग, मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। क्या हम अपार्टमेंट से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन अपनी? बिल्कुल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है। उनकी कोई मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास एक्सपेंसेस का एक बुक मेंटेन हो, डोनेशन का एक बुक मेंटेन हो, आपका बैनर लगा होना चाहिए बाहर। ये कुछ रिक्वायरमेट है। आपका ऑफिस एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये जब आप रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो आपको एनओसी इशू हो जाती है डिपार्टमेंट से। जैसे एनओसी इशू हो जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट अब फुली वैलिड हैं, और उसके बाद ये वैलिड डॉक्यूमेंट जो हैं वो चले जाते हैं होम डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट जैसे कहते हैं हरफ़ आम में।
वो जहाँ पर पहुँचने के बाद वो डिपार्टमेंट को कुछ क्यूरीज़ होती हैं जो कि रिज़ॉल्व करनी होती हैं इन मेम्बरान के हवाले से, एनजीओ की हवाले से। तो वो 8 डिपार्टमेंट को आपकी क्यूरीज़ भेज देते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज़। मसलन के तौर पर आपके ऑफिस अगर ईस्ट में है तो कंसर्न डिपार्टमेंट आप में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगा वो असाइन करेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि कौन कौन से आपको चीज़ें मुकम्मल करनी हैं। अब वो कौन से डिपार्टमेंट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक जो है सीटीडी है, स्पेशल ब्रांच है, आईएसआई है, एमआई है, सिंध रेंजर्स है और स्पेशल ब्रांच है। देन आपका जो है वो आपकी लोकल पुलिस है। अब ये सारे डिपार्टमेंट है अपने तरफ से स्क्रूटनी करके एक इन्फॉर्मेशन या एनओसी बनाते हैं। वो सारी एनओसी, सारे डिपार्टमेंट की एनओसीज इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट जो आपका पड़ता है वहाँ पे आपका विज़िट होता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से। वो मोस्टली तपेदार जिसको कहा जाता है या सुपरवाइज़र होता है वो करता है, वो अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। इसी तरह सारे डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट बनाकर हम लोग शेयर करते हैं होम डिपार्टमेंट के साथ, यानी कि सारे एनओसीज़। होम डिपार्टमेंट उन सारी एनओसीज़ के बेसिस पे आपको अपनी एनओसी इशू करता है एज़ पर FATF। अब वो FATF के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उसकी एप्लीकेशन एनजीओ की फर्दर प्रोसेस नहीं होगी। ये याद रखें, अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो मैं इनको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपकी अगर FIR कटी हुई है किसी भी मेम्बरान की तो आपका प्रोसेस रुक जाएगा। जब ये सारी एनओसीज़ मिल जाती हैं उसके बाद हम एक एनओसी लेते हैं होम डिपार्टमेंट से। वो फाइनल एनओसी होती है, उसके बेसिस पे आपको फाइनल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती हैं जो दफ्तरी मामलात होते हैं उसको करने के बाद आपको समझते हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको फिर फाइनल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये प्रोसेस हो गया आपका सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको एक्ट है 1961। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो सेक्टर हैं वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसमें चैरिटेबल कोई भी काम कर सकते हैं। आप इसके अंदर लोगों की मदद कर सकते हैं, खाना तकसीम कर सकते हैं, या और कोई भी फलाही काम करना चाहें वो ब्रॉडर एक्सपेक्ट पे कर सकते हैं। जैसे नाम से ही वाज़ेह है, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि समाजी बहबूद के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर नेम जो पहले से किसी ने ले लिया है वो आपको नेम नहीं मिल सकता। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ क्या है? नेक्स्ट फेज़ ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो दूसरा एक्ट आता है 1860 एक्ट के तहत सोसाइटल एक्ट इसे कहते हैं, और इसके मुताबिक आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। अब दूसरा सवाल आप अक्सर आता है कि मुझे किस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, तो ये आपकी नीड के ऊपर होता है। सोसाइटल एक्ट के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ताजरान एसोसिएशन, शेख ब्रदरान एसोसिएशन, शॉपकीपर्स एसोसिएशन, रेजिडेंशियल एसोसिएशन। तो ये जो इसमें अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर तबका है, एक पर्टिकुलर ज़ात है या लोग हैं, वो अपने फलाह बहबूद के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं, तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाती है और एक पर्टिकुलर तबके के लिए काम करती है। लेकिन ये कोई लिमिटेड नहीं है। आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराकर पूरे जो एरिया है आपका ऑपरेशंस, एरिया ऑफ ऑपरेशन में आप काम कर सकते हैं, समाजी भलाई बहबूद के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मेम्बरान, सोसाइटल एक्ट के अंदर जो मेम्बरान हैं वो आपके होते हैं 7 मिनिमम। अच्छा, इनके जो ओहदेदारान होते हैं वो प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इस टाइप करके आपके ओहदेदारान आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक जो है इस वक्त मौजूद है वो है 2020, जो कि अमेंड हो चुका है। इससे पहले 1882 का एक्ट होता था, ट्रस्ट एक्ट। अब थोड़ी सी मुश्किलातें बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले में। तो इसके अंदर अब ये होता है कि आपके असासे प्लस आपके जो डिपेंडेंट हैं उनके असासे डिक्लेयर किए जाते हैं इसके अंदर, जबकि ये दोनों
जो ऑप्शंस आपको मैं बता रहा हूँ ये सोशल वेलफेयर में भी नहीं है, सोसाइटल एक्ट में भी नहीं है। ये ट्रस्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा भी इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उनके डॉक्यूमेंट रिटर्न आपके होने चाहिए आपके पास। तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो कि इसमें होती है, ट्रस्ट एक्ट में होती है। और आपकी जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो शेयर होते हैं आप डिपार्टमेंट के साथ, वो उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फिर वही होम डिपार्टमेंट जाते हैं, फिर सेम प्रोसेस फॉलो होता है। जब वो सारा एनओसीज मिल जाती हैं तो फाइनल एनओसी के बाद आपकी थंब इम्प्रेशन होते हैं यहाँ पर ट्रस्ट में, और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद दफ्तरी मामलात के बाद आपको एक फ़ाइनल सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन आपको इशू की जाती है। तो ये आपके हो गए 3 प्रोसेस। चौथा आपका जो प्रोसेस है वो चौथा प्रोसेस आपका है एससीसीपी का। एससीसीपी 2017 का प्रोसेस है एनजीओ रजिस्ट्रेशन का, सेक्शन 42 के था। इसके अंदर बाकी मामलात तो बात की बात है, ये सारा काम होता है इस्लामाबाद से, जबकि ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके लोकेशन से। बाकी जैसे आपका सोशल वेलफेयर है, सोसाइटल एक्ट है, ट्रस्ट है, और इनकी एनओसीज़ भी होम डिपार्टमेंट देता है। जबकि यहाँ पर आपको एनओसीज़ जो बहुत सारे मामलात हैं वो इस्लामाबाद से लेनी पड़ती हैं। सबसे पहले लाइसेंस लिया जाता है, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके अंदर आपका एक आपके पास 3 साल की प्रोजेक्शन होनी चाहिए फाइनेंशियल्स की। तो उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट होते हैं जो इससे कंसर्न होते हैं, वो बनाए जाते हैं, और उसके बाद जब अप्रूवल आ जाता है लाइसेंस का, देन एससीसीपी इसको प्रोसेस करता है फर्दर, और उसके बाद फाइनल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। इन सारे प्रोसेस में आपको कहीं पे भी कोई अगर कहता है कि मैं आपको 2 महीने में करा दूंगा, 1 महीने में करा दूंगा, तो ये मिस कमिटमेंट कर रहा है आपसे। और इसका प्रोसेस मोर देन 4 मंथ है, मोर देन 4 मंथ लग जाते हैं। उसकी कई वजूहत है, क्योंकि 8 डिपार्टमेंट से फाइल जब मूव होती है तो जब किसी एक डिपार्टमेंट में एक बंदा मौजूद नहीं है तो तब तक वो फाइल आगे मूव नहीं होगी जब तक वो एनओसी इशू नहीं करेगा। और आने के बाद आपको पता है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जब मूव हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं या चले जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनको दूसरा जो रिप्लेस करेगा फिर वो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को होल्ड करता है और अपने टाइम पे निकालता है। तो ये मैंने रफली आपको एनजीओ की टाइप्स बता दी। अब सवाल आपका दूसरा जो मुझसे पूछा जाता है अक्सर, कैंसिल कब होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन? जब आप रिन्यूअल नहीं कराते तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैंसिल हो जाती है। इसके मुताबिक 6 साल अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैंसिल हो जाती है। अब सवाल दूसरा जो आता है कि क्या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके अंदर सोशल वेलफेयर आपकी जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो डॉक्यूमेंट आप उनके साथ शेयर करते हैं बनवा कर, और फिर वो सेम प्रोसेस है नियरली अबाउट, और वो जब उनको सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके देते हैं, और 6 साल का इसमें आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट होती है। इसके अंदर आपके ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे, अगर नहीं हैं तो भी आपको ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हमने कोई कारोबार नहीं किया, तो भी आप कुछ ना कुछ एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट जमा होंगे आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए, और फिर प्रोसेस होगा, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाएंगी चीज़ें, और वहाँ से घूम के फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ दफ्तरी मामलात को देखकर फिर आप रजिस्ट्रेशन हासिल करते हैं। ये इसके लिए कम से कम भी 2 महीने आप एक एस्टिमेटेड टाइम रखिए। फिर नेक्स्ट सवाल ये है कि ये सोशल वेलफेयर में तो पॉसिबल है, लेकिन जो सोसाइटल एक्ट है उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कैंसिल हो गए हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन सेम नेम से नहीं मिल सकती। ठीक है, इनका एक फॉर्मल तरीका है, आप कैंसिल हैं या नहीं हैं, आप एप्लीकेशन डालेंगे आपको ये बताया जाएगा। नेक्स्ट फेज़ में आपको हम बताएंगे कि ये हो गए रजिस्ट्रेशन के बाद एक नया जो नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ और भी बनानी होती है रजिस्ट्रेशन के बाद, जैसे वो है एनटीएन। एनटीएन आपका तब बनता है, बहुत से सवाल ये करते हैं कि एनजीओ को एनटीएन की ज़रूरत क्या है, जबकि वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो कोई बिज़नेस नहीं करती। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, कानून के मुताबिक आपको हर एंटिटी को अपना एक सेपरेट एनटीएन बनाना पड़ता है। एनजीओ का एनटीएन तभी बनता है जब आपके सारे मेंबरान के एनटीएन बन चुके होते हैं। जब सारे मेंबरान के एनटीएन बनेंगे उसके बाद वो लिंक किए जाते हैं आपके एनजीओ के एनटीएन से, तभी जाकर ये बनता है। ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ और अथॉरिटी लेटर के साथ प्रेजेंट होना पड़ता है एफबीआर में, और वहाँ पर ये प्रोसेस करवाना होता है और अप्रूवल लेना होता है। आप बाकी तो मामला समझते हैं। जैसे आपका एनटीएन बन जाता है, आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो जाते हैं, अब आप एक लीगल एंटिटी बन चुके हैं, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
अब नेक्स्ट फेज़ होता है जो अक्सर सवाल किया जाता है, क्या एनजीओ के अकाउंट पे कोई पाबंदी है? नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे कि एनजीओ के अकाउंट ओपन क्यों नहीं होते। एनजीओ के अकाउंट ना ओपन होना या देर से लगना, उसकी वजूहत ये होती है कि उसके सारे मेंबरान और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। 1 से 2 महीने तो कहीं भी नहीं गए। तो जो बड़े बैंक्स होते हैं वो बहुत सी मसरूफ़ होते हैं, वो एंटरटेन नहीं कर पाते। छोटे बैंक आपकी हेल्प करते हैं एनजीओ अकाउंट ओपनिंग में। तो उसके लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है, सारे डॉक्यूमेंट हों तभी जाकर आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाए, आप उसी वक्त ही एनजीओ का अकाउंट ओपन करवाने के लिए एफ़र्ट शुरू कर दीजिए। अक्सर होता यह है कि 1 साल गुजर जाता है, फिर आप एफ़र्ट्स करते हैं, जिसके बाद होता यह है आपका अकाउंट के लिए आपको रिन्यूअल चाहिए होता है, जो कि आपके पास नहीं होता। जब आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँचाते हैं, स्क्रूटनी होती है, आपकी रिन्यूअल नहीं होती, तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। ये मेन एक वजह है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 1965 में, 1985 में, 1990 में अपनी एनजीओ इस्टेब्लिश की और अब डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचते हैं कि भाई हमें अब अकाउंट खुलवाना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता जब तक आपका रिन्यूअल आपको ना मिल जाए। एक और चीज़ जो है, जो कि अहम है, वो है आपका रिन्यूअल आपका जो है वो सालाना या 2 साल में ड्यू होता है। रिन्यूअल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सर, एक्टिविटी रिपोर्ट जो है वो आपकी चाहिए होती है। एक्टिविटी रिपोर्ट कि आपने पूरे साल के अंदर क्या किया है, ऑडिटेड अकाउंट्स और इलेक्शन और मिनट्स ऑफ द मीटिंग जिसमें इलेक्शन हुए, नई बॉडी सेलेक्ट हुई है, और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, कुछ दफ्तरी मामलात होते हैं। उसके बाद ही फिर आपको एक रिन्यूअल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं उन्होंने फ़ीस पे कर दी है तो इसका मकसद है वो रिन्यूअल हो गया। नहीं, बाकायदा आपको रिन्यूअल का सर्टिफिकेट इशू होता है। वो रिन्यूअल का सर्टिफिकेट पे ऊपर लिखा होता है रिन्यूअल, वो आपको लेना होता है, तभी ही आप समझें कि आपकी रिन्यूअल का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये मैंने आपको सारे एनजीओ के टाइप्स और रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें बता दी। एनजीओ के इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं? देखें, इसके बाद टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, वो एनजीओ को चाहिए होता है, जो बहुत सारे लोग नहीं लेते और जो चंद लोग होते हैं वो इस पे काम करते हैं। उसके अलावा आपको AED इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न से अप्रूवल लेना होता है फॉरेन फंडिंग के लिए। और दूसरा जो है वो है पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी। ये वो सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपके एनजीओ को सबसे ऊपर ले आती है। ये बहुत कम लोग जो है इन मामलात को जानते हैं और समझते हैं। तो जब आपकी ये सारी कंप्लाइंसेस मुकम्मल होते हैं, सारी सर्टिफिकेशन मुकम्मल होती हैं, तो आपकी फॉरेन फंडिंग और आप पे रिलायंस बहुत बढ़ जाता है डोनर का। फिर आपको फ्रिक्वेंटली फंडिंग में मिलते हैं और बहुत सारे डोनर की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या आपके पास पीसीपी है, क्या आपके पास AED अप्रूवल है। एनजीओ के जो सारे मामला थे, रिन्यूअल हो गया, आपका कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस टाइप। उसके बाद जो एक चीज़ अक्सर पूछी जाती है, चैरिटी कमीशन क्या है। देखिए, 2020 के बाद बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है एनजीओ के मामलात को कंट्रोल करने के लिए। उसामा बिन लादेन का जो वाक़या हुआ था, उसके अंदर भी फंडिंग जो मौजूद थी किसी पर्टिकुलर एनजीओ की, जिसकी वजह से अब सारी एनजीओज़ को चेक एंड बैलेंस के लिए चैरिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है। चैरिटी कमीशन का एक प्रोसेस होता है, उसमें भी हम आपकी असिस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे मामलात हो गए आपके एनजीओ के हवाले से, जबकि हम इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ख़ुद भी इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 8-10 डिपार्टमेंट को आप मैनेज नहीं कर सकेंगे और इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर एनजीओ के मामला ख़त्म हुए, इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी सर्विसेज हैं, जैसे कि टैक्सेशन के हवाले से हम आपकी मदद कर सकते हैं, और दूसरी सर्विसेज में SCCP है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, SRB है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, और फर्म रजिस्ट्रेशन है, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन है, और भी बहुत सारे मामलात में केसेस के हवाले से हम हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्रिमिनल हो, सिविल हो, तो हम इन सारे मामलात में हम आपको आपकी असिस्टेंस कर सकते हैं।
ये कुछ ऐसे सवालात थे जो कि फ्रिक्वेंटली आते रहे हैं, जिसका हमें जवाब देने के लिए वीडियो बनानी पड़ गई है। और आप हमसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं फेसबुक पेज के थ्रू। हमारा स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, मोबाइल नंबर, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम अपनी वेबसाइट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रहे हैं, ताकि आप कोई मसला हो तो आप डायरेक्टली हमसे रब्ता करके और सारी इन्फॉर्मेशन हमसे कलेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फिर आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।